हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल जथुरा का अगला भाग। इस मौके पर देवराज चौहान की कमी महसूस कर रहा था जगमोहन, जो कि दिल्ली में था। परंतु ये सब बताकर वो देवराज चौहान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यही सोचता था कि देवराज चौहान कभी भी लौट सकता था। यही वो पल थे कि जगमोहन के मस्तिष्क में बिजली कौंधी। वो दोनों हाथों से सिर थामे सोफे पर बैठा, आंखें खुद ब खुद ही बंद होती चली गई। फिर उसके मस्तिष्क में एक कमरे का दृश्य उभरा। कमरे में बहुत कम रोशनी थी, दरवाजे खिड़कियां बंद थे। उसकी आंखों के सामने कुछ चेहरे उभरे। एक युवक का, औरत का, युवती का और 55-60 बरस के आदमी का चेहरा। कमरे की हालत देखकर जाने क्यों डर सा लग रहा था। फर्श पर, दीवारों पर सिंदूर ही सिंदूर बिखरा था। हर तरफ लाली थी। कमरे के बीचों बीच ईंट लगाकर हवन कुंड बना रखा था, जिसमें रखी चंदन की लकड़ी सुलग रही थी। उसका धुआं कमरे में भरा था। बूढ़ा बूढ़ी और युवती बैठे थे, जबकि कच्छा पहने युवक के हाथ में चाकू था। उसके गले में अजीब सी मालाएं थीं। माथे पर चंदन का और सिंदूरी रंग का अव्यवस्थित तिलक लगा हुआ था। अब मेरी सिद्धि पूर्ण होने जा रही है। सिर्फ नरबली की ज़रूरत है। वो युवक दबे स्वर में गुर्रा उठा और चाकू हाथ में घुमाकर उन तीनों को देखा। बोल, कौन देगा अपनी बलि? बूढ़ा बूढ़ी और युवती के चेहरे पर भय के भाव उभरे। ये बुढ़िया अपनी बलि देगी। बहुत उम्र भोग ली इससे, कहकर वो बुढ़िया की तरफ झपटा। बुढ़िया डर से चीख कर बोली, ये क्या कह रहा है सतनाम? मैं तेरी माँ हूँ। चुप कर बुढ़िया। मेरी माँ तो काली है। मेरी सिद्धि पूरी होने वाली है। माँ काली को जीतने की सिद्धि पूरी होते ही काली माँ की शक्तियाँ मेरे में आ जाएंगी। रात सपने में आकर काली माँ ने यही कहा था। सतनाम नाम के युवक ने कहते हुए अपनी माँ की बाँह पकड़ी और खींचा। ईंटों के हवन कुंड के पास ले गया। वो बूढ़ी औरत चीखी, तू पागल हो गया है? बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तू अब अपनी माँ की जान लेगा? ये बलि है, नरबली। युवक ठहाका लगाकर हंसा। कमीने, वो आदमी उठता हुआ बोला, अभी तेरे को बताता हूँ मैं तुझे। क्रोध में वो युवक पर झपटा। तभी युवक ने चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया। वो आदमी चीखा। उधर बैठी युवती भी भय से चीख उठी, भैया ये क्या कर रहे हो? चुप कर, काली माँ प्रसन्न हो जाएंगी। दो दो बलि मिल रही हैं काली माँ को, उसने दांत पीस कर कहा और हाथ में थमा खून से रंगा चाकू उस बूढ़ी औरत के गले पर चला दिया। बूढ़ी औरत तड़प कर नीचे जा गिरी। आदमी पहले ही चाकू लगने से नीचे गिरा पड़ा था। यह वहशी खेल देखते ही युवती चीखी और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी, परंतु युवक ने झपटकर उसे पकड़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। युवती तड़पी, उसकी आंखें जैसे फटकर बाहर को आ रही थीं। तू कहाँ जाती है? तीसरी बलि मैं तेरी दूंगा। काली माँ की शक्तियों को मैं सिद्ध कर लूंगा। फिर युवती किसी तरह अपने होठों से उसका हाथ काटकर बोली, हाथ हटाकर बोली, छोड़ दो मुझे। वो रो पड़ी, मैं तेरी बहन हूँ। मैं तेरा ही तो भला कर रहा हूँ मैं। मेरा भला? वो कापी। हाँ, तेरा रिश्ता 2 बार टूट चुका है। मैं माँ काली की शक्तियों को सिद्ध कर लूँगा तो फिर सबको अपने इशारे पर नचाऊंगा। बहुत बड़े घर में तेरी शादी करूँगा। तू रानी बनकर राज करेगी। तुम तो मुझे मार रहे। पगली, मार नहीं रहा, बलि दे रहा हूँ। मेरी सिद्धि पूरी होते ही मम्मी पापा और तू फिर से जिंदा हो जाओगे। बस कुछ देर की तो बात है, उसके बाद तो सुखी सुख है, युवक ने कहा और फुर्ती से युवती के गले पर चाकू चला दिया। जगमोहन के मस्तिष्क में एक घर दिखाई दिया। बाहरी गेट। गेट के भीतर एक अखबार पड़ा था, रबड़ लगा, जिस पर 2 तारीख छपी थी। गेट के पास नाम की पट्टी लगी थी, उस पर भंडारी निवास लिखा था। तभी जगमोहन के मस्तिष्क में कौनती बिजली शांत पड़ती चली गई। फिर जैसे सब कुछ सामान्य होता चला गया। उसे लगा जैसे मस्तिष्क में छोटा सा तूफान उठा था, जो कि थम गया। जगमोहन ने सिर से दोनों हाथ हटा लिए, आंखें खोल ली, हर तरफ निगाह मारी। सब ठीक लगा उसे, परंतु कुछ भी ठीक नहीं था। आने वाले वक्त की भयानक तस्वीर उसका मस्तिष्क देख चुका था। एक बेटा सिद्धि के पागलपन में अपने माँ बाप और बहन की जान लेने जा रहा था। वो जैसे खुद को काली माँ की शक्तियों का रूप समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने भगवान को पा लिया है, सिर्फ नरबली की ज़रूरत है। वो अखबार 2 तारीख का था। रबड़ लगा अखबार था, तो इसका मतलब सुबह का वक्त था। वो गेट के पास नाम की प्लेट लगी थी, जिस पर भंडारी निवास लिखा था। आज 1 तारीख थी। 2 तारीख आने में रात भर का वक्त था और दिन के कुछ घंटे। उसे कुछ करना होगा। वो इस तरह पागलपन के शिकार हुए उस युवक के हाथों बेगुनाह को नहीं मरने देगा। उस युवक का नाम सतनाम था। अगले ही पल जगमोहन चौंका। भंडारी निवास मुंबई में कहाँ पर पड़ता है, इस बात का तो उसके मस्तिष्क में एहसास नहीं हो सका था। उस मकान का पता तो उसे मालूम नहीं था। ओह, इस बार उसके मस्तिष्क को हादसे के ठिकाने का एहसास क्यों नहीं हुआ? ऐसी स्थिति में वो कैसे रोक पाएगा इस हादसे को? पोते बाबा यही तो चाहता था कि हादसों को रोकने का क्रम वो एक बार ना करे तो उसके द्वारा शुरू हुआ ये सिलसिला फिर कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। उस घर का पता कैसे जाए, कैसे लगाएं? जग्गू। जगमोहन फौरन चिहुक कर खड़ा हो गया। ये पोते बाबा की आवाज़ थी। आसपास देखा,
कुछ दूरी पर धूप के धुएं में उसे पोते बाबा की कंधों और छाती की आकृति दिखाई दी। तो फिर आ गया, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। अब क्या करेगा तू? पोते बाबा की आवाज़ उसे सुनाई दी। अब क्या मतलब? तेरे को ये तो पता चल गया कि जथुरा द्वारा रचा गया हादसा कौन सा होने जा रहा है। हाँ, पता चल गया, परंतु यह हादसा कहाँ होगा ये नहीं पता तेरे को। अब उस हादसे को कैसे रोकेगा? जगमोहन के होठ सिकुड़े। तेरे को कैसे पता कि मुझे हादसे वाला घर नहीं पता? पोते बाबा हौले से हंस पड़ा, क्योंकि जथुरा की तरफ से हादसा तो तैयार करके छोड़ दिया गया, लेकिन हादसे का ठिकाना नहीं छोड़ा अभी। अभी तो तेरे तक हादसे की खबर पहुंचने वाली शक्ति को भी नहीं पता चल सका कि यह सब कहाँ होगा। इस वक्त हादसा कहाँ है? इस दुनिया में पहुंच चुका है, परंतु उसके साथ पता ठिकाना ना होने की वजह से वो आकाश में मंडरा रहा है। तू कहना चाहता है कि जथुरा ने जानबूझकर हादसे के साथ पता नहीं छोड़ा कि मुझे मालूम ना हो सके। ठीक समझा तू। फिर तो हादसा बेकार गया। वो काम कैसे करेगा बिना पते के? वक्त आने पर उस हादसे पर पते ठिकाने की छाया डाल दी जाएगी। पोते बाबा की आवाज़ कानों में पड़ी। तब मेरे को पता चल जाएगा। अवश्य पता चल जाएगा, परंतु तब तेरे पास वक्त कम होगा उस हादसे को रोकने का। जगमोहन के होंठ भिज गए। तू हादसे वाली जगह तक पहुंच भी नहीं सकेगा शायद। तब तक सब कुछ घट जाएगा। आखिर तुम्हें ये सब करके मिलता क्या है? ये जथुरा का कर्म है। यही सब करने के लिए तो उसने ताकतें हासिल की हैं। जथुरा हादसों का देवता है। ये गलत है। तुम ये कहते हो जग्गू, लेकिन जहाँ इतने लोग रहेंगे वहाँ हादसे तो होंगे ही। सामान्य हादसे होंगे। जथुरा तो सोच समझकर हादसों को तैयार करके भेजता है। ऐसा करना बंद कर दो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। यह सब करना इंसानों पर जुल्म करना है। तुम्हें कब से इंसानों की चिंता होने लगी? पोते बाबा की आवाज़ में व्यंग आ गया था। इस वक्त पोते बाबा के चेहरे की आकृति धूप के धुएं में स्पष्ट नजर आने लगी थी। मुझे क्यों नहीं चिंता होगी? मैं भी इंसान हूँ और उन्हीं के बीच रहता हूँ। तो तुम रोक लो हादसों को। जगमोहन के होठ भिज गए। तुम या वो शक्ति जो तुम्हें पूर्वाभास करा रही है जथुरा का मुकाबला नहीं कर सकते। जथुरा के पास बहुत चालाकियाँ हैं। बहुत कुछ है जथुरा के पास कि तुम सोच भी नहीं सकते। पोते बाबा के होठ हिलते दिखे जगमोहन को। धुआं वहाँ से हटता जा रहा था, तो पोते बाबा की आकृति भी जैसे हवा में गुम होती जा रही थी। जगमोहन के गुस्से से भरी निगाह उसकी गुम होती आकृति पर थी। मैं हादसे वाली जगह पर वक्त रहते पहुंच जाऊंगा, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। वो कैसे जग्गू? यह हादसा ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में कराया जा सके, जगमोहन बोला। जथुरा का तैयार किया हादसा पहले उस सतनाम नाम के युवक का मन बदलेगा। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। फिर वो काली माँ की सिद्धि पाने के लिए हवन की तैयारी करेगा, तरह तरह का सामान लाएगा। सुबह के वक्त यह हादसा होगा तो जाहिर है कि आज दिन में ही वो सामान लाएगा, तैयारी करेगा। ये तभी होगा जब हादसा मुनासिब वक्त के रहते उस तक पहुंच जाए। पोते बाबा के हंसने की आवाज़ आई। अब उसकी आकृति नज़र नहीं आ रही थी। ना समझ है तू, पोते बाबा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गलत क्या कहा? तूने ये नहीं सोचा कि उस युवक का मन पहले ही बदला जा चुका हो? उसने ज़रूरत का सामान पहले ही घर पर ला रखा हो और अपने इरादे पूरे करने के लिए वो मौके की तलाश में हो। यानी कि हादसा उसके मन पर सवार होगा तो वह तैयारी शुरू कर देगा, काली माँ की ताकतों की सिद्धि पाने के लिए। अपने परिवार वालों को कहेगा कि वह घर के सुख के लिए हवन कर रहा है, इसलिए उसके साथ बैठे। हादसा 2 घंटों में सब कुछ खत्म कर देगा वहाँ। 2 घंटे? जगमोहन शब्दों को चबा कर बोला। मुंबई में कहीं भी पहुँचने के लिए 2 घंटे बहुत है, कम है। मुंबई शहर बहुत लंबा है, सफ़र करते रहो, ख़त्म नहीं होता। तब रात या सुबह का वक्त होगा जब मुझे हादसे की जगह के बारे में पता चलेगा। तब ट्रैफिक कम होता है सड़कों पर, मैं पहुंच जाऊंगा। भूल में है जग्गू, इस बार तू कुछ नहीं कर सकेगा। पोते बाबा के हंसने की आवाज़ आई। तभी होठ भिजे। जगमोहन उधर झपटा जिधर पोते बाबा के होने का अंदाज़ा था, परंतु जगमोहन लड़खड़ा कर रह गया। पोते बाबा हाथ नहीं आया। मुझे ढूंढ रहा है जग्गू। जगमोहन पलटा और कुछ दूरी पर पोते बाबा की आधी अधूरी आकृति को देखा। मेरे से तू मुकाबला नहीं कर पाएगा जग्गू, क्योंकि तू डरपोक है, जगमोहन गुर्राया। डर कर भाग जाता। नहीं भागता, आ। जगमोहन ने 2 पल उसकी आकृति को घूरा, फिर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। पोते बाबा की आकृति अपनी जगह पर ही रही। आ जग्गू, डरता क्यों है? आकृति के होंठ हिले। जगमोहन एकाएक वेग के साथ उसकी तरफ दौड़ा। जगमोहन का इरादा उससे लिपटकर उसे जकड़ लेने का था, परंतु पोते बाबा को उसने कम आका था। जगमोहन का शरीर आगे खड़े पोते बाबा के हाथ से टकराया और लड़खड़ाकर थम गया। अगले ही पल उसके सिर पर हाथ का जोरदार प्रहार हुआ तो जगमोहन लुढ़क कर नीचे जा गिरा। सिर झंझना उठा था। तभी जगमोहन ने दूर होती कदमों की आहटें सुनी। वो समझ गया कि पोते बाबा जा रहा है। जगमोहन ने सिर को झटका दिया और उठ बैठा। हाथ से सिर को दबाया जहाँ हाथ पड़ा था पोते बाबा का। बहुत बड़ा कमीना है ये पोते बाबा, जगमोहन बड़बड़ा उठा। अगले ही पल उसकी सोच होने वाले हादसे की तरफ चली गई। जगमोहन सोहनलाल के यहाँ पहुंचा। फ्लैट की कॉलबेल बजाई तो कुछ पलों बाद दरवाज़ा खुला। शाम के 6 बज रहे थे और सोहनलाल ने नाइट सूट पहना हुआ था।
भीतर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। आ कहता हुआ सोहनलाल पीछे हटा तो जगमोहन भीतर प्रवेश कर गया। सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद किया। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? सोहनलाल बोला। यूं ही। जगमोहन आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। सोहनलाल ने टीवी बंद करते हुए कहा, देवराज चौहान कैसा है? ठीक है, दिल्ली में है, आजकल में आ जाएगा। क्या लेगा, ठंडा गर्म या कॉफ़ी? सोहनलाल ने सिर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। 5 मिनट में ही सोहनलाल कॉफ़ी बना लाया। ले। सोहनलाल ने कॉफ़ी का प्याला टेबल पर रखा और अपना लेकर सामने ही बैठ गया। क्या बात है? बात? जगमोहन ने आंखें खोलकर उसे देखा। या तो तू थका हुआ है या किसी उलझन में, तेरा चेहरा बता रहा है ये। जगमोहन ने कॉफ़ी का प्याला उठाकर घूंट भरा। सोहनलाल ने भी सिप ली। मैं 1-2 दिन से अजीब से हालातों में फंसा पड़ा हूँ, जगमोहन बोला। मुझे बता क्या अजीब है? तेरे को यकीन नहीं आएगा सुनकर। जगमोहन ने गहरी सांस ली। सुना तो सही। सोहनलाल के होठ सिकुड़े। मैं पूर्व जन्म के मामले में फंस चुका हूँ। सोहनलाल के हाथ में थमा कॉफ़ी का प्याला जोरों से हिला। पूर्व जन्म? सोहनलाल हड़बड़ाया। ये तू क्या कह रहा है? मेरे सामने जो हालात हैं उसी के हिसाब से कह रहा हूँ। तुझे जथुरा नाम याद है पूर्व जन्म का? जगमोहन को देखते सोहनलाल ने गंभीरता से इनकार में सिर हिलाया। पोते बाबा? ये भी नहीं, लेकिन हुआ क्या? सोहनलाल ने व्याकुल भाव में पूछा। जगमोहन सारी बातें बताता चला गया कि कैसे हादसों का पूर्वाभास उसे होने लगा और अदृश्य होता कोई पोते बाबा उसके पास आ रहा है। सारी बातें, सब कुछ बताया। सोहनलाल ने पूरी बात सुनी, ठगा सा उसे देखता रहा। जगमोहन ने सतनाम वाले हादसे के बारे में भी बताया जो होने वाला है। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। ये तो बहुत खतरनाक बातें बता रहे हो तुम। सोहनलाल अजीब से लहजे में क्या उठा। मैंने पहले ही कहा था कि सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। यकीन तो आया, परंतु ये सब अजीब सा है, बहुत ही अजीब, विश्वास करने के काबिल नहीं। हाँ, ये बातें मुझे कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करता। सोहनलाल ने कश लिया। मैंने जो कहा है सच कहा है। जगमोहन गंभीर था। जानता हूँ। सोहनलाल ने सिर हिलाया। पोते बाबा ने जथुरा के बारे में कुछ नहीं बताया? जो बताया वो तुमसे कह दिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सोहनलाल बोला। क्या? हादसे तो मुंबई में कदम कदम पर होते हैं, हर सेकंड कुछ ना कुछ होता है, परंतु तुम्हें चुनिंदा हादसों का ही पूर्वाभास क्यों हो रहा है? बाकी हादसों का पूर्वाभास तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पोते बाबा से नहीं पूछा? नहीं। फिर वो मुझे बताएगा ही क्यों? जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। वो नहीं चाहता कि मैं जथुरा के कामों में खलल डालूं। वो मुझे इस रास्ते से हटाने की चेष्टा कर रहा है। और तुम हटना नहीं चाहते? तू ही बता। क्या तेरे को पता हो कि कहीं कोई एक्सीडेंट में मरने वाला है तो तू उसे बचाएगा नहीं? ज़रूर बचाऊंगा। वही मैं कर रहा हूँ। पोते बाबा के मुताबिक तेरी भागदौड़ पूर्व जन्म के सफ़र की वजह बन सकती है। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। पूर्व जन्म की यात्रा खतरनाक है। हम पहले भी कई बार यह दहशत भरा सफ़र कर चुके और अब नहीं करना चाहते। जगमोहन चुप रहा। क्या तुम पूर्व जन्म का सफ़र करना पसंद करोगे जगमोहन? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, वो खतरनाक होता है। ये तो हमारी बात हुई कि खतरनाक होता है, परंतु पोते बाबा क्यों नहीं चाहता कि हम पूर्व जन्म का सफ़र करें? वो हमारे सफ़र को शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहता है। तुम्हें इन कामों से हटाने पर लगा है। जगमोहन चुप रहा। इस बात की संभावना है कि हमारा सफ़र पोते बाबा या जथुरा के लिए तकलीफ दे हो। यही बात है। पोते बाबा कुछ हद तक स्वीकार कर चुका है कि मैं पूर्व जन्म वाले हादसों के पीछे भागना छोड़ दूं तो मेरा पूर्व जन्म का सफ़र रुक सकता है, और ऐसा होना मेरे और जथुरा दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम्हारे लिए तो पता नहीं, परंतु जथुरा के हक में ये अवश्य बेहतर होगा। तभी तो पोते बाबा तुम्हें रोकने की कोशिश में है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें इस बारे में देवराज चौहान से बात करनी चाहिए, सोहनलाल ने कहा। वो दिल्ली में किसी काम में है। मेरी बात सुनकर परेशान हो जाएगा। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तुम इस वक्त खतरनाक हालातों में घिरे हुए हो, जानता हूँ। तुम्हें देवराज चौहान से ज़रूर बात करनी चाहिए। वो 1-2 दिन में आ जाएगा, तब करूँगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल खामोश रहा, सोचों में रहा। पोते बाबा के शरीर में इतनी ताकत है कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मैंने 2 बार कोशिश की और दोनों बार असफल रहा। हम दोनों मिलकर नहीं, वो हम दो के काबू में नहीं आने वाला। रुस्तम राव और बांकेलाल राठौर को बुला लेते हैं, सोहनलाल ने कहा। शायद बात बने, लेकिन पोते बाबा अदृश्य है। उसने अदृश्य होने की कोई दवा खा रखी है। वो हमें देख सकता है और हम उसे नहीं देख सकते। वो जान सकता है कि हम क्या कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, सोहनलाल तेज स्वर में बोला। अगर हमने पोते बाबा को बंदी बना लिया तो उससे बहुत कुछ जाना जा सकता है जो हम नहीं जानते। हम पूरी तरह अंधेरे में हैं कि क्या होने वाला है। पहले पोते बाबा को हाथ तो आने दो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। सोहनलाल ने फ़ोन उठाया और नंबर मिलाने लगा। किसे? जगमोहन ने पूछा। रुस्तम राव और अभी रुको, जगमोहन ने हाथ उठाकर कहा। सोहनलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। क्यों? सोहनलाल ने उसे देखा। ये काम कल सुबह के बाद करेंगे। पहले काली माँ के बेवकूफ़ भक्त को देखना है। सतनाम? हाँ, परंतु हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है, और पता चल जाएगा।
मुझे उस जगह के बारे में पूर्वाभास अवश्य होगा। सोहनलाल गंभीर दिखा, बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पूर्वाभास का अंजाम कैसा होता है। सच में वही होगा जो तुम महसूस कर चुके हो? हाँ, वही होगा, जगमोहन मुस्कुराया। मैं भुगत चुका हूँ। तो पोते बाबा कहता है कि कोई शक्ति तुम्हें पूर्वाभास करा रही है। हाँ, और वो शक्ति जथुरा की दुश्मन है। वो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती? मैं नहीं जानता। कहते हुए जगमोहन ने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 7 बज रहे थे। अगले 12 घंटों तक सतराम अपने माँ बाप और बहन को मार देगा, जगमोहन ने कहा। अखबार 6 और 7 के बीच तक बांट दिया जाता है। मैंने उस मकान के गेट के भीतर रबड़ लगा अखबार पढ़ा देखा था। हम कुछ कर सकें ये इस बात पर निर्भर है कि तुम्हें उस घर के बारे में पूर्वाभास हो जाए। जब हादसे का पूर्वाभास हुआ है तो जगह का भी पूर्वाभास होगा, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। पोते बाबा बोलता है कि मुझे 2 घंटों का वक्त मिलेगा और 2 घंटों में मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वो तुम्हारा मनोबल तोड़ना चाहता होगा, तभी ऐसी बातें उसने तुमसे की। ये हो सकता है, जगमोहन ने सिर हिलाया। तुम क्या मेरे साथ चलोगे? हाँ, पक्का चलूँगा। मैं पूर्वाभास को सच होते अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यही रहूँगा रात में, जगमोहन बोला। यहाँ से हम साथ ही। ऐसा तो नहीं कि पूर्वाभास तुम्हें सिर्फ अपने बंगले पर ही है? यहाँ पहली बार पूर्वाभास मुझे रमजान भाई के यहाँ हुआ था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी सब ठीक रहेगा, जगमोहन ने कहा और आंखें बंद कर ली। उसके बाद काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। मैं सोच रहा हूँ कि पोते बाबा को हमने बंदी बना लिया तो बहुत अच्छा होगा, सोहनलाल कह उठा। इस बात की कोशिश अवश्य करेंगे, परंतु सफल होने में शक है। पोते बाबा ताकतवर है, इतना ताकतवर कि 4 लोगों की पकड़ से बच निकले। कह नहीं सकता। रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान होटल के कमरे में था कि उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने कॉलिंग स्विच दबाकर फ़ोन कान से लगाया। मैं लक्ष्मण दास, देवराज चौहान। लक्ष्मण दास की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो। मोना चौधरी का कुछ पता चला? नहीं, वो तुम तक जल्दी ही पहुंचेगी। अभी सपन चड्डा के मैनेजर से बात हुई। वो कह रहा था कि कल शायद वो मोना चौधरी के बारे में कुछ बताए। मैं उससे इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछ पाया। कोई खबर मिले तो बताना, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। देवराज चौहान उठा और दरवाजे के पास आ पहुंचा। कौन? पल भर की खामोशी के बाद महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। नीलू महाजन। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मोना चौधरी का खास आदमी और यहाँ? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और सावधानी से ज़रा सा दरवाज़ा खोला। महाजन को अकेले खड़ा पाया। दोनों की नज़रें मिली। अकेले हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, महाजन मुस्कुरा पड़ा। कहो। वहीं खड़े देवराज चौहान ने कहा। भीतर आने को नहीं कहोगे? मैं जानबूझकर खतरे को बगल में नहीं बैठाता। मोना चौधरी ने 3 करोड़ में मेरे को मारने का काम हाथ में। पारसनाथ से पता चली ये बात। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तो मैं मारने नहीं आया, महाजन बोला। कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे पास कोई हथियार है तो निकाल दो। महाजन ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। इसे कमरे के भीतर फेंक दो। महाजन ने ऐसा ही किया। भीतर आओ। देवराज चौहान ने थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला। महाजन भीतर प्रवेश कर गया। महाजन पर निगाह रखे देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हारी तलाशी लूँगा। महाजन ने दोनों हाथ ऊपर किए। देवराज चौहान ने सतर्कता से उसकी तलाशी ली। कोई हथियार नहीं मिला। ठीक है, देवराज चौहान ने कहते हुए नीचे पड़ी उसकी रिवॉल्वर को ठोकर मारकर दूर किया और अपनी रिवॉल्वर जेब में रख ली। महाजन ने हाथ नीचे किए और बोला, मैं तो सोच रहा था कि तुम नींद लेने के लिए बेड पर चले गए हुए। मुझ तक कैसे पहुँचे? दोपहर से ही तुम्हें ढूंढ रहा था। जब तुम पारसनाथ से मिलकर गए थे तो पारसनाथ ने सारे हालात मुझे बताए। घंटा भर पहले पारसनाथ के खास आदमी डिसूजा ने बताया कि तुम इस होटल में हो। महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें यह खबर मोना चौधरी को देनी चाहिए थी, देवराज चौहान मुस्कुरा कर बोला। मज़े मत लो। महाजन ने गहरी सांस ली। क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? 3 करोड़ में मोना चौधरी ने मुझे मारने का ठेका। गलत कर रही है बेबी। तो ये बात तुम्हें मोना चौधरी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। समझाया मैंने और पारसनाथ ने दोनों ने समझाया, परंतु तुम्हें लेकर वो गुस्से में है। जाने क्यों तुम्हारे नाम पर वो उछलती है। कहते हुए महाजन ने देवराज चौहान को देखा। वो पीछे हटने को तैयार नहीं। मुझसे क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने कहते हुए सिगरेट सुलगाई। मैं चाहता हूँ तुम ही समझदारी दिखा दो। देवराज चौहान की निगाह महाजन पर जा टिकी। तुम बेबी को चुनौती के तौर पर मत लो। उसे ढूंढना छोड़ दो, मुंबई मुंबई चले जाओ। उससे क्या होगा? मुझे और पारसनाथ को वक्त मिल जाएगा कि हम बेबी को शांत कर सकें। ऐसी कोई वजह नहीं कि मैं तुम्हारी बात ना मानूं, देवराज चौहान ने कहा। वजह बहुत खतरनाक है, तभी मैं तुम्हारे पास आया देवराज चौहान, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। जब जब भी तुम और बेबी आमने सामने पड़े हो, हमें पूर्व जन्म की दुनिया में प्रवेश करना पड़ा, और मैं पूर्व जन्म का सफ़र अब नहीं करना चाहता। वहाँ कपा देने वाले अनजान खतरे भरे होते हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर होते हैं। वो खतरनाक दुनिया। तुम कुछ दिन के लिए बेबी के सामने मत आओ। तब तक मैं बेबी को समझा लूँगा कि। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम समझदार हो, मेरी बात को समझ। क्या मोना चौधरी समझदार नहीं है? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। महाजन देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने कश लिया।
मैं इस आशा के साथ तुम्हारे पास आया था कि तुम मेरी बात को मान जाओगे। 3 करोड़ में मोना चौधरी मेरी हत्या करने वाली है, ये बात जानकर मैं छिप नहीं सकता। देवराज चौहान बोला। ये जिद है तुम्हारी। और मोना चौधरी, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? वो गुस्से में है, मैं उसे समझा लूँगा। तो यहाँ पर तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, जाकर उसे समझाओ। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। समझो मुझे देवराज चौहान, तुम्हारा और बेबी का टकराव हमेशा पूर्व जन्म की यात्रा का बहाना साबित हुआ है। महाजन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। क्या तुम्हें पूर्व जन्म की यात्रा करके खुशी होती है? डर भी नहीं लगता? महाजन कसमसा उठा। देवराज चौहान उठा और टहलने लगा। महाजन की तरफ से वो पूरी तरह सतर्क था। तुम भी बेबी की तरह बेवकूफ़ हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें मेरी बात बांधकर पीछे हट जाना चाहिए। यह साला मोना चौधरी को दो। तुम मेरी बात की गंभीरता नहीं समझ रहे तभी। मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम्हें मोना चौधरी को समझाना चाहिए, मुझे नहीं। शुरुआत उसने की है। उसे चाहिए था कि वो पार्टी को इनकार कर देती कि मुझे मारने का काम हाथ में नहीं लेगी। तुम्हारा जिक्र आते ही बेबी का गुस्सा जाने के 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। किसी की सुनती नहीं वो। देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी महाजन उठा और नीचे पड़ी अपनी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। महाजन रिवॉल्वर उठा के पलटा तो देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर देखकर क्या उठा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इस तरह मारने की सोच भी नहीं सकता। देवराज चौहान उसे देखता रहा। महाजन ने रिवॉल्वर जेब में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला, देवराज चौहान को देखा। मान जाओ। महाजन क्या उठा। मोना चौधरी को समझाओ, ये तुम्हारे लिए आसान रास्ता है। महाजन बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। जगमोहन गहरी नींद में था। एकाएक उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर हर तरफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मध्यम सी रोशनी फैली थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी में वक्त देखा। 3:30 बज रहे थे। वो समझ नहीं पाया कि उसकी नींद क्यों नहीं खुली। क्या कोई आहट या शोर हुआ था? पास में सोए सोहनलाल को देखा। सब ठीक पाकर जगमोहन ने आंखें बंद कर ली। ठीक इसी पल उसके मस्तिष्क में झमाका सा हुआ। बिजली की तीव्र चमक कौंधी। फिर बंद आंखों के पीछे मस्तिष्क में लोअर परेल का बोर्ड चमका। पास ही में लाल बत्ती थी। इस वक्त सड़क पर इक्का दुक्का ही ट्रैफिक था। जगमोहन को लगा जैसे कोई उसे अपने साथ ले जा रहा हो। वो सड़क पर कुछ आगे गया तो पास की इमारत से एक गली सीधी जाती दिखी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा था। उसे लगा कि कोई उसे खींचता हुआ गली के भीतर ले गया। गली से बाहर निकला तो पास ही उसने डॉक्टर मोसेस रोड का बोर्ड लगा देखा। वो सड़क पार कर गया। सामने मकानों की कतार बनी नजर आ रही थी। वो कुछ मकान आगे बढ़ा कि एकाएक ठिठक गया। सामने उसी मकान का गेट था जहाँ सतराम ने सुबह होते ही अपने माँ बाप और बहन को काली माँ के नाम पर मार देना था। वही मकान जगमोहन ने स्पष्ट पहचान लिया था। एकाएक जगमोहन की आंखें खुल गईं। वो उठ बैठा। उसकी सांसें अनियंत्रित सी थीं। सोहनलाल। जगमोहन ने सोहनलाल को जोरों से हिलाया। सोहनलाल ने तुरंत आंखें खोली, जगमोहन को देखा। क्या बात है? सोहनलाल नींद में था। हमें चलना है अभी, फौरन। जगमोहन बेड से उतरता हुआ क्या उठा। कहाँ? लोअर परेल, डॉक्टर मोसेस रोड पर वो घर है जहाँ सतनाम अपने माँ बाप और बहन को मारने वाला है। ओह, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ हुआ? सोहनलाल पूरी तरह से नींद से बाहर निकल आया। हाँ, मुझे उस घर का रास्ता दिखाया गया है। लोअर परेल। हम कब तक पहुँच सकते हैं? जगमोहन ने पूछा। 1 घंटे में। फिर तो हमारे पास वक्त है, फौरन चलने की तैयारी करो। लाल बत्ती के पास लोअर परेल का वही बोर्ड देखा जगमोहन ने। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे चलो। जगमोहन बोला। बाईं तरफ गली है, कार वहाँ ले लेना। सोहनलाल ने ऐसे ही किया। कार गली में प्रवेश कर गई। अब हमें गली से बाहर निकलना है, जगमोहन बोला। रात के इस वक्त हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। कभी कभार ही कोई वाहन सड़क से निकल जाता था। सोहनलाल कार को गली से बाहर ले आया। बस यहीं रोक दो। जगमोहन सड़क पार सामने मकानों की कतार देखता क्या उठा। पास ही वो मकान है। दोनों कार से बाहर निकले और सड़क पार करने लगे। तुम्हें मकान पता है कौन सा है? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे साथ चलकर मुझे वो मकान दिखाया हो। कितनी अजीब बात है, सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। सड़क पार करने के बाद वे मकानों के सामने से आगे बढ़ने लगे। जगमोहन एक कदम आगे था। वो कुछ उत्साह आवेश में था। जल्द ही जगमोहन एक मकान के आगे ठिठका और उसके होंठों से निकला। यही है वो मकान। सोच लो, यही है पक्का। जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहते हुए सोहनलाल को देखा। भीतर वो पाखंडी पागल सा होकर अपनी धूनी रमाए बैठा बलि देने की तैयारी कर रहा है। सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वक्त क्या हुआ है? 4:45। सोहनलाल ने घड़ी पर निगाह मारकर कहा। वक्त कम है हमारे पास। जगमोहन बेचैनी से क्या उठा। हमें भीतर जाना है। सोहनलाल की निगाह सड़क के दोनों तरफ घूमी, परंतु वहाँ कोई चौकीदार, कोई व्यक्ति न दिखा। वो मकान अंधेरे में डूबा था जैसे घर वाले गहरी नींद में हो। चल, सोहनलाल ने कहा। दोनों तेजी से आगे बढ़े और गेट फलांग भीतर कूद गए। हर तरफ शांति थी। दोनों ने उसी पल घर के भीतर प्रवेश करने वाले दरवाजे चेक किए। सब बंद थे। कोई दरवाज़ा खोल सोहनलाल, हमें भीतर जाना है। जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। तेरे को पक्का यकीन है कि यही वो घर है जहाँ? हाँ हाँ, तू बार बार क्यों पूछता है? यहाँ शांति है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मुझे लगता है कि हम गलत घर में।
तू दरवाज़ा खोल बेवकूफ़। सोहनलाल के पास इस वक्त कोई औजार नहीं था ताला खोलने का। उसने आसपास देखा, तभी उसे कपड़े सूखने डालने वाली एल्युमिनियम की तार लगी दिखाई दी। सोहनलाल ने 5 मिनट लगाकर 3 इंच का तार का टुकड़ा तोड़ा और फिर पास पास आकर दरवाजे की होल में डालकर खास अंदाज से झटका दिया और साथ ही साथ हैंडल दबाया। दरवाज़ा खुलता चला गया। दोनों दबे पांव भीतर प्रवेश कर गए। धुनाई ना हो जाए, सोहनलाल फुसफुसाया। छोटे चोरों की तरह दुम दबा के भागना ना पड़ जाए। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। उनके कदमों की आवाज़ें ना के बराबर उठ रही थीं। कुछ पलों में ही वो ड्राइंग रूम में खड़े थे। वहाँ अंधेरा था, परंतु सामने लॉबी में कम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। जगमोहन उस तरफ बढ़ गया। उलझन में फंसा सोहनलाल उसके पीछे था। लॉबी में पहुंचते ही वे ठिठके। बेहद मध्यम सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ीं। दोनों की नज़रें मिली। सोहनलाल ने एक तरफ इशारा किया। वे उस तरफ बढ़े। एक बंद दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठके। उनकी सांसों में हवन सामग्री की स्मेल पड़ी। सोहनलाल की आंखें सिकुड़ गई। उसने जगमोहन का हाथ दबाया। जगमोहन ने दरवाजे पर कान लगाया। अब मेरी सिद्धि पूर्ण होने जा रही है। सिर्फ नरबली की ज़रूरत है। सतनाम की धीमी गुर्राती आवाज़ जगमोहन ने सुनी। कौन देगा अपनी बलि? 2 पलों बाद पुनः उसकी आवाज़ सुनाई दी। ये बुढ़िया अपनी बलि देगी। बहुत उम्र भोग ली इसने। ये क्या कह रहा है सतनाम? मैं तेरी माँ हूँ। औरत का तेज स्वर जगमोहन ने सुना। वक्त कम था। जगमोहन समझ गया कि सतनाम मौत का तांडव शुरू करने जा रहा है। जगमोहन ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुलता चला गया। जगमोहन ने तेजी से भीतर प्रवेश किया, परंतु भीतर का रहस्यमय माहौल देखते ही पल भर के लिए ठिठका। कमरे में मध्यम सा प्रकाश था। हर तरफ लाल लाल सिंदूर बिखरा नजर आ रहा था, जैसे सिंदूर की होली खेली गई हो। दीवारों पर भी सिंदूर के चीटे थे। पूरे कमरे में धूप सामग्री का धुआं और स्मेल फैली थी। सतनाम लंबा सा चाकू थामे खड़ा था। नीचे ईंटों के हवन कुंड में चंदन की लकड़ी पड़ी सुलग रही थी। एक तरफ 50-60 की उम्र के बीच के आदमी औरत बैठे थे और पास ही 24 बरस की युवती बैठी थी। इस तरह दरवाज़ा खुलता पाकर, किसी को भीतर आते पाकर वे सब चौंके। नजरें घूमी। सतनाम ने लाल लाल आंखों से जगमोहन और पीछे खड़े सोहनलाल को देखा। कौन है तू? सतनाम गुर्राया। तू भीतर कैसे आ गया? मुझे माँ काली ने भेजा है। जगमोहन ने उसके हाथ में थमे घुचोरे को देखा। क्या? माँ काली ने भेजा है तुझे? सतनाम बुरी तरह चौंका। हाँ, माँ काली का कहना है कि वह सतनाम की भक्ति से बहुत प्रसन्न है और उसे जाकर कह दूँ कि उसे सिद्धि दे दी गई है। बिना दिए ही उसकी बलि स्वीकार कर ली गई है। जगमोहन पूर्ववत स्वर में बोला। सच? सतनाम खुश हो उठा। काली माँ की शक्तियों की सिद्धि मुझे मिल गई है। अब तुम छुरा हवन कुंड में रख दो। जगमोहन पुनः बोला। सतनाम ने शंकित निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम माँ काली पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं तो पूछ। छुरा हवन कुंड में रख। माँ काली कहाँ है? बड़े मंदिर में। छुरा रख और मेरे साथ चल। माँ काली आशीर्वाद देने के लिए तुझे बुला रही है। सतनाम ने फौरन छुरा रख दिया हवन कुंड में। चलो माँ काली के पास। बूढ़ा बूढ़ी और युवती हैरानी से ये सब देख सुन रहे थे। आ। सतनाम जगमोहन और सोहनलाल के साथ कमरे से बाहर निकला। लॉबी में आते ही जगमोहन ने जोरदार घूसा सतनाम के पेट में मारा। वो कराकर दोहरा हो गया तो जगमोहन ने उसके सिर के बाल पकड़े और जोरों का घूसा उसके गालों पर लगाया। वो चीख उठा। मेरे लाल को क्यों मार रहे? सतनाम की मां ने तड़प कर आगे आना चाहा। उसकी बहन भी आगे आने को, परंतु सोहनलाल ने उन्हें रोक दिया। आगे मत बढ़ना। जबकि सोहनलाल भी हैरान परेशान था। उधर जगमोहन सतनाम को पीटे जा रहा था। उसे मत मारो, सतनाम का पिता कह उठा। आखिर उसने क्या किया है? वो आप तीनों की बलि देने वाला था। मार देता आप तीनों को। सोहनलाल बोला। क्या कहते हो? वो हमारा बेटा, हमें क्यों मारता? चुप रहो। वो बलि के नाम पर तुम तीनों को मारने जा रहा था। मेरे दोस्त को इस बात का सपना आया और हम दौड़े चले आए। आप तीनों ही किस्मत वाले हो जो आप बच गए। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तीनों की समझ में कुछ नहीं आया, परंतु वो कुछ नहीं बोले। मुझे तो हैरानी है कि आप तीनों इसके काम में शामिल क्यों हो गए? सतनाम, बूढ़ा बोला। सतनाम तो घर की शांति के लिए हवन कर रहा था। वो चुप करो, चुप रहो बेवकूफ़, सोहनलाल ने गुस्से से कहा। उधर जगमोहन सतनाम की ठुकाई करता गुस्से से कहे जा रहा था। बता, कौन सी काली माँ ने तेरे को कहा कि मुझे नर बलि या पशु बलि चाहिए? साले कमीने, तुम जैसे पागल लोग ही उल्टे काम करके भगवानों को बदनाम करते हो। दुनिया भर का कोई भी भगवान किसी की जान लेकर खुश नहीं होता, और तू काली माँ की शक्तियों की सिद्धि पा लेना चाहता है अपने माँ बाप और बहन की हत्या करके। ऐसी शक्तियाँ मिलने लगती तो दुनिया में कोई कमज़ोर न रहता, और तुम जैसे घटिया लोग एक दिन माँ काली की भी बलि दे देते। ये तो अच्छा है कि भगवानों ने ताकतों को अपने हाथों में रखा है। अगर ये ताकतें इस ज़मीन पर आ जाएं तो एक दिन में ही तुझ जैसे इंसान पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दे। सोहनलाल ने आगे बढ़कर जगमोहन को रोका। जगमोहन का चेहरा तप रहा था। पागल सा हो रहा था वो, क्रोध में हाँफ रहा था वो। बस कर, वो मर जाएगा। सोहनलाल ने जगमोहन को पीछे किया। सतनाम बुरे हाल फर्श पर पड़ा करहा रहा था। बेटा, उसकी माँ तड़प कर उसके पास पहुंची और उसे संभालने लगी। आपका बेटा पागल है। जगमोहन गहरी सांसें लेता क्या उठा। ये बीमारी है भगवान की शक्तियों को पा लेने की। कई बेवकूफ़ लोगों को ये बीमारी हो जाती है। इसका इलाज कराओ, वरना ये किसी दिन खुद को मार लेगा या तुम सबको मार देगा। सतनाम मेरे बेटे, उठ। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे।
जगमोहन ने सतनाम के पिता से कहा। अगर हम ना आते तो ये अब तक तुम तीनों की हत्या कर चुका होता। तुम्हें कैसे पता कि सतनाम ऐसा करता? जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर होंठ बंद कर लिए। तू जो करना चाहता था वो हो गया, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में पूछा। जगमोहन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर चल यहाँ से। जगमोहन ने सतनाम को देखा। उसकी माँ ने अपने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया था, उसे पुकार रही थी। तगड़ी ठुकाई हुई थी सतनाम की। होंठ गाल फट गए थे, खून बह चुका था, पीड़ा से उसका शरीर भरा था। अब वो होश में था। काली माँ की शक्तियाँ प्राप्त करने का बेसिर पैर का भूत उसके दिमाग से उतर चुका था। आपने भैया को बहुत ज़्यादा मारा है, वो युवती भीगे स्वर में कह उठी। इसे होश में लाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था, जगमोहन ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल उसके साथ चल पड़ा। बाहर दिन का उजाला फैल चुका था। बंद गेट के भीतर की तरफ रबड़ लगा आज का अखबार पड़ा था। जगमोहन की निगाह उस अखबार पर पड़ी तो अजीब से अंदाज में कह उठा, सोहनलाल, इसी अखबार ने मुझे बताया था ये सब आज सुबह सुबह होगा। जगमोहन कार ड्राइव कर रहा था। सोहनलाल बगल में बैठा था। मेरा तो अभी भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है, सोहनलाल बोला। क्या मतलब? जगमोहन बोला। तुम्हारे पूर्वाभास की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा पूर्वाभास तुम्हें हादसे के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि जगह और वक्त तक का एहसास करा देता है। ये सब कितना आश्चर्यजनक है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। सच में, जगमोहन मुस्कुराया। मैंने तुम्हारी बात सुनी तो अविश्वास नहीं किया, परंतु सच मानने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये सब देखा तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तुम सच हो और सही हो। मैं परेशान हूँ कि यह पूर्वाभास मुझे क्यों हो रहा है। सच में परेशान होना चाहिए। सोहनलाल की आवाज़ में गंभीरता आ गई। तुम्हें पोते बाबा की इस बात को हल्के से नहीं लेना चाहिए कि अगर इसी प्रकार तुम जतूरा के हादसों को बेकार करते रहे तो ये बस पूर्व जन्म के सफ़र की शुरुआत हो सकती है। खबर होने के पश्चात मैं किसी को इस तरह मरने नहीं दे सकता। चुप बैठा रहूं इस बात के लिए मेरा मन नहीं मानता। तभी पोते बाबा की आवाज़ कानों में गूंजी। अभी भी वक्त है, मन को समझा ले, वरना बहुत पछताएगा। जगमोहन के होठ भिज गए, जबकि सोहनलाल तो जैसे उछल ही पड़ा। उसने कार के पीछे वाली सीट पर नजर घुमाई, परंतु वहाँ कोई ना दिखा। ये पोते बाबा है। सोहनलाल ने अचकचाकर जगमोहन को देखा। हाँ, यही पोते बाबा है। उसकी आकृति को देखना चाहता है तो सिगरेट सुलगा। धुएं में तू पोते बाबा की आकृति देखेगा। सोहनलाल उसी पर सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। तेरे क्या हालचाल है गुलचंद? सोहनलाल परवल के लिए हड़बड़ाया। गुलचंद सोहनलाल के पूर्व जन्म का नाम था। तू मेरा नाम कैसे जानता है पूर्व जन्म का? सोहनलाल के होठों से निकला। मैं तो तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे? सोहनलाल ने धुआं उगला और गर्दन पीछे घुमा ली। कार में धुआं भरने लगा था। जगमोहन का ध्यान कार चलाने पर था। मैं तेरे पूर्व जन्म से ही तो आया हूँ, पहचाना नहीं मुझे? पोते बाबा हूँ मैं। नहीं पहचाना। तभी सोहनलाल को धुएं में पोते बाबा की आकृति दिखाई देने लगी। वो आकृति पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। लंबी दाढ़ी, पीछे को जाते सिर के बाल, गले में मालाएं, एक कान में कुंडल फंसा लटक रहा था। पोते बाबा मुझे नजर आ रहा है जगमोहन, सोहनलाल कह उठा। धुएं में उसकी आकृति? जगमोहन बोला। वही वही। फिर सोहनलाल पोते बाबा से बोला, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, तेरा नाम भी नहीं सुना, तो इस वक्त याद नहीं तेरे को पूर्व जन्म की? पोते बाबा की आकृति के होंठ हिलते देखे सोहनलाल को। तू देख इसे, सोहनलाल ने जगमोहन से कहा। कई बार देख चुका हूँ, जगमोहन कार चलाते बोला। पीछे ना देखा। सोहनलाल की निगाह पोते बाबा की आकृति पर टिकी थी। वो कुछ हैरान सा था। क्यों जग्गू? पोते बाबा की आवाज़ उभरी। तू मानता नहीं मेरी बात? जथुरा के कामों को ख़राब क्यों करता है? जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। मेरी बात को समझ जग्गू, पीछे हट जा। तू भी खुश, जथुरा भी खुश, वरना बुरा होगा। तेरे कदम पूर्व जन्म की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जथुरा की ताकत देखकर तू कांप उठेगा। वहाँ जथुरा तुझे बख्शेगा भी नहीं। जथुरा अभी भी इसी चेष्टा में है कि तू मान जाए। वो झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं भी झगड़ा नहीं चाहता, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। तू उसके रास्ते में मत आ, कसम ले ले। जथुरा को चाहिए कि वो इस दुनिया में हादसे की कोशिश बंद कर दे। मेरा रास्ता खुद ब खुद ही बदल जाएगा। हादसों का देवता हादसे कराने से कैसे पीछे हट सकता है? पोते बाबा की आकृति के होठ हिलते दिखे। तो मैं भी अपने कर्म से पीछे कैसे हट सकता हूँ? तो तू जथुरा से झगड़ा करके ही रहेगा। मैं जथुरा को नहीं जानता, उसे कभी देखा नहीं, तो मैं उससे झगड़ा क्यों करूँगा? सोहनलाल की निगाह एक टक धुएं में दिखाई दे रही पोते बाबा की आकृति पर टिकी थी। उसने आकृति को अपनी तरफ देखते पाया तो सतर्क हुआ। तभी पोते बाबा के होठ हिले। गुलचंद, जग्गू तेरी बात अवश्य मानेगा। हुक्म कर। इसे समझा कि यह जथुरा के कामों के बीच दखल मत दे, उसके हादसों को खराब ना करे। यह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सोहनलाल ने सामान्य स्वर में कहा। तुम मुझसे मजाक मत कर, सच कह रहा हूँ मैं। जथुरा की दुश्मन शक्ति पहले ही से जथुरा के द्वारा किए जाने वाले हादसों की झलक दिखला देती है और यह उन हादसों को रोक देता है। बुरी बात है ये तो। समझा इसे? समझाऊंगा। सोहनलाल के चेहरे पर संजीदगी के भाव दिखे। इसे मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। सच कह रहा है? हाँ, सोहनलाल ने सिर हिलाया। तू मुझे दोपहर तक का वक्त दे। तब तक तू क्या कर देगा?
इसे समझा दूंगा, तू इसके बंगले पर ही आना, मैं वहीं मिलूंगा। तब तू खुद ही जगमोहन से बात करके देख लेना। मुझे विश्वास नहीं आ रहा। पोते बाबा के स्वर में संदेह के भाव थे। किस बात का? कि तेरे जैसा मक्कार सच बात कह रहा है। मक्कार? तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं मक्कार हूँ? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। पूर्व जन्म में तू यही सब तो करता था। तुझे याद नहीं मेरी? वरना ये बात तू ना पूछता। हम में क्या रिश्ता था पूर्व जन्म में? सोहनलाल ने पूछा। हम दोस्त थे, एक साथ कहीं छिपकर नशा किया करते थे। तूने ही मुझे नशे की आदत लगवाई थी। उसके बाद तू देवा के रंग में रंगता चला गया और मैं जथुरा की सेवा में चला गया था। पोते बाबा की आवाज़ कानों में पड़ी। तो हम दोस्त थे? सोहनलाल ने सिर हिलाया। हाँ, तो तेरे को उसी दोस्ती का वास्ता। सोहनलाल गंभीर था। दोपहर बाद आना और जगमोहन को बदले हुए देख लेना। मैं इसे ठोक पीट कर समझा दूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं मानता मेरी बात। मैं इसे हर बार सीधा कर देता हूँ। तू ज़रूर धोखा देगा गुलचंद। तेरी कमीनगी में कई बार भुगत चुका। वो पूर्व जन्म की बातें थीं। तेरे लिए पोते बाबा के होठ हिले। मेरे लिए तो वही जन्म है, सब कुछ वही है। तू तो बूढ़ा हो गया दिखता है। सोहनलाल मुस्कुराया। उम्र भी तो बहुत हो गई है, लेकिन अभी मेरी उम्र खत्म नहीं होने वाली, बहुत जीना है मुझे। तभी जगमोहन ने सड़क के किनारे कार रोक दी और फिर गर्दन घुमाकर पोते बाबा से बोला, एक बात तो बता पूछ जग्गू, जथुरा के 2-4 हादसे तो होते ना होंगे, फिर मुझे सिर्फ 2-4 हादसों के बारे में ही क्यों पता चलता है? पोते बाबा ने फौरन कुछ नहीं कहा। कुछ खामोशी के बाद बोला, तू ठीक कहता है। तुम्हारे हिसाब से 24 घंटों में जथुरा के सेवक हज़ारों हादसे तैयार करके इस दुनिया में भेजते हैं और वे सब सफल रहते हैं, लेकिन तेरे को चंद खास हादसों का ही पता चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोते बाबा गंभीर स्वर में कह उठा, जो शक्ति तुझे हादसों का एहसास करा रही है वो जानती है कि कौन कौन से हादसे पूर्व जन्म में प्रवेश के लिए चाबी की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीधी तरह यूं कह ले कि कुछ चुनिंदा हादसों को होने से तू रोकेगा तो तेरा पूर्व जन्म में जाने का रास्ता खुल जाएगा। समझा? वो शक्ति चाहती है कि तू पूर्व जन्म में प्रवेश करे और जथुरा से झगड़ा करे। इसी वजह से ये सब हो रहा है। जथुरा ने मुझे भेजा है तुझे समझाने के लिए। अगर एक बार भी तू हादसे को रोकने की कोशिश नहीं करता तो जथुरा की दुश्मन शक्ति का घेरा बेकार होता चला जाएगा। फिर तू पूर्व जन्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसी कारण तेरे से कहा था कि तू सिर्फ एक बार पीछे हट जा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जथुरा की दुश्मन शक्ति तेरा बुरा कर रही है जग्गू। अच्छा, वो कैसे? तू जथुरा के सामने धूल भी नहीं और वो तेरे को जथुरा से टक्कर लेने के लिए उकसा रही है। जथुरा तेरे को मार देगा जग्गू। ये बात है तो जथुरा को क्या चिंता हो रही है मेरे पूर्व जन्म में आ जाने की? वो तो मेरे से ताकतवर है। जथुरा को तेरी चिंता है। मेरी चिंता? हाँ, तेरा एहसान है उस पर, इसलिए वो नहीं चाहता कि तू उसके रास्ते में आए और मर जाए। फिर तो जथुरा मेरा भला चाहता है। जगमोहन व्यंग भरे स्वर में क्या उठा। दिल से वो तुम्हारा भला चाहता है, तभी तो वो चाहता है कि तू रास्ता बदल ले और तेरा उससे टकराव ना हो। धन्यवाद देना जथुरा को मेरी तरफ से कि वो मेरा खैर ख्वाह है, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। उसी पल जगमोहन क्या उठा। बातें मत कर पोते बाबा, तू दोपहर को आना, तब तक मैं जगमोहन को समझा चुका हूँगा। ठीक है, दोपहर को आऊँगा। कार से निकल। जगमोहन बोला, अब तेरी यहाँ ज़रूरत नहीं। जग्गू, तो बेइज्जती करने वाले अंदाज में मेरे से बात करता है। पोते बाबा की आवाज़ उभरी और पिछला दरवाज़ा खुलता दिखा। सच मान, अभी मैं बहुत इज्जत से तेरे से बात कर रहा हूँ। पोते बाबा की आवाज़ नहीं आई, दरवाज़ा बंद होता दिखा। जगमोहन ने पुनः कार आगे बढ़ा दी। सोहनलाल ने कश लेकर पीछे वाली सीट की तरफ धुआं फेंका, परंतु पोते बाबा की आकृति नहीं दिखी। वो कार से उतर चुका था। वह अदृश्य था। कितनी अजीब बात है। सोहनलाल बोला, उसका अदृश्य होना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। जगमोहन चुप रहा। सब कुछ देखने सुनने के बाद भी मुझे तेरे हालातों पर यकीन नहीं आ रहा। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मेरे हालात अब तेरे बनने जा रहे हैं। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। वो कैसे? तूने पोते बाबा को दोपहर को बुलाया है कि उस पर काबू जो पाना है? सोहनलाल गंभीर हो गया। ओह, ये बात तो मैं भूल ही गया था। रुस्तम राव और बांके से बात करता हूँ, सोहनलाल ने कहा और फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। सोहनलाल ने फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। सोहनलाल के कानों में बांकेलाल राठौर की आवाज़ पड़ी। कौनो बोले है? सोहनलाल। सोहनलाल के होठों पर मुस्कान उभरी। तम नशाखोर? हाँ, मैं ही। थारी सिगरेटों में नशों वाली गोली का क्या हाल होवे? बढ़िया है। रुस्तम कहाँ है? छोरो इधर उधर होवे, बहुत शैतान हो गया वो इब। थारा चाल चलन कैसे होवे? वैसे ही है। मारो देवराज चौहानो ठीको होवे है का? हाँ, सब ठीको होवो, कोई मरो ना। नहीं। फिर वो दोनों बंद कर दियो। का जरूरत होवे बातों करके पैसों खराब करने की? जगमोहन मेरे साथ है। मारा आशीर्वाद उसो के सिर पर मारियो। हमें तुम्हारी और रुस्तम राव की ज़रूरत है। मारो से ब्याह करने का प्रोग्राम होवे का? तुम रुस्तम राव को लेकर देवराज चौहान के बंगले पर आ जाओ। मंडप वहीं पर सजा के रखियो का? बाकेलाल राठौर की आवाज़ में गंभीरता आ गई। बात का होवे? तुम रुस्तम राव को लेकर पहुंचो, सब जान जाओगे।
इसो का मतलब खैर ना होवे। अभी कुछ पता नहीं। लो छोरा आ गयो, बातें मारो ले उसी के साथ। 2 पल बीते कि सोहनलाल के कानों में रुस्तम राव की आवाज़ पड़ी। क्यों बाप, कैसा चल रहा? मैं ठीक हूँ रुस्तम। तुम बाके के साथ देवराज चौहान के बंगले पर आ जाओ। गड़बड़ होइला क्या? शायद। देवराज चौहान और जगमोहन भी उधर होइला बाप। जगमोहन होगा, देवराज चौहान मुंबई से बाहर है। तुम बाके के साथ आ रहे हो ना? अपन पक्का पहुँचेला बाप। नाश्ता भी उधर ही करेला। हम इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे, साथ में लेते आना। बाके को? हाँ, और नाश्ता भी। सोहनलाल ने कहा। फ़ोन बंद कर दिया। वो कुछ देर में बंगले पर पहुंच जाएंगे। जगमोहन ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में हम पोते बाबा को बंदी बना लेंगे। देखते हैं। जगमोहन बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। शाम के 3:30 बजे थे। जगमोहन और सोहनलाल कुछ देर पहले ही नींद से उठे थे। नहा धोकर उन्होंने कपड़े बदले। जगमोहन सोहनलाल को धूप देता कह उठा, इसे जला दो, हॉल में, बेडरूम में, किचन में, ताकि इसके धुएं में पोते बाबा की आकृति से उसकी मौजूदगी का स्पष्ट एहसास पा सके। धूप को इस तरह रखना कि इसका धुआं हर तरफ जाए। सोहनलाल धूप जलाने में व्यस्त हो गया। 10 मिनट बाद इस काम से फारिग हुआ। अब हर जगह धूप की स्मेल फैली हुई थी। धुआं वहाँ भरने लगा था। जगमोहन कॉफ़ी बना लाया था। दोनों कॉफ़ी के प्याले थामे सोफों पर आ बैठे थे। सोहनलाल बोला, देवराज चौहान का कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं। जगमोहन कॉफ़ी का प्याला रखता क्या उठा, उससे बात करता हूँ। जगमोहन ने फ़ोन निकालकर देवराज चौहान का नंबर मिलाया। यहाँ के हालात उसे बताओगे? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, मैं उसे व्यर्थ में चिंता में नहीं डालना चाहता। नंबर लग गया। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, तुम दिल्ली में ही हो? जगमोहन ने पूछा। हाँ, 1-2 दिन तक वापस आ जाऊँगा। वहाँ सब ठीक है? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। सब ठीक है, लेकिन तुम दिल्ली में किस काम को कर रहे हो? आकर बताऊँगा। मेरी ज़रूरत हो तो आ जाता हूँ। नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बात करके जगमोहन ने फ़ोन बंद किया। 1-2 दिन तक आने को कह रहा है, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। पोते बाबा नहीं आया अभी तक? सोहनलाल बोला। मैंने उसे दोपहर में आने को कहा था। मैं तो दोपहर में ही आ गया था। पोते बाबा की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जगमोहन और सोहनलाल की निगाहें आवाज़ की तरफ घूमी। चंद कदमों की दूरी पर सोफे पर बैठे पोते बाबा की धुएं में आकृति का आभास हुआ। तो तुम यहाँ हो? सोहनलाल मुस्कुराया। आकृति का सिर हिला। धुआं जब वहाँ ज़्यादा होता तो आकृति स्पष्ट नजर आती, कम होता तो आकृति टूटी फूटी सी दिखाई देती। जग्गू को समझा लिया गुलचंद? पोते बाबा की आकृति के होंठ हिलते दिखे। हाँ, बात की, तेरे खातिर की। मेरी खातिर? पूर्व जन्म में हम दोस्त हुआ करते थे। हम एक साथ नशा किया करते थे। दोस्ती का कुछ तो ख्याल रखना है कि नहीं? तेरे शब्दों में चालाकी की महक है। ऐसा कुछ नहीं है। जग्गू माना कि जथुरा के कामों को रोकने की चेष्टा नहीं करेगा। पोते बाबा की आकृति के उसे होंठ हिलते दिखे। माना, लेकिन ये भी कुछ कहता है। क्या? पूछ लो। सोहनलाल ने जगमोहन की तरफ इशारा किया। जगमोहन पोते बाबा की आकृति की तरफ देखते कह उठा, मैं जथुरा से मिलना चाहता हूँ। यह संभव नहीं। तो यह भी संभव नहीं कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ, जगमोहन ने कहा। क्यों? क्यों मिलना चाहते हो तुम जथुरा से? ये सब बातें ही करनी है उससे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं, क्योंकि मैं तुझे जानता नहीं। पूर्व जन्म का मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या पता जथुरा नाम की आड़ में मुझसे कोई खेल खेल रहा हो। मैं खेल क्यों खेलूँगा? तो जथुरा से मेरी बात करा। यकीन मान जग्गू, ये संभव ही नहीं है, पोते बाबा समझाने वाले स्वर में बोला। क्यों? जथुरा इस वक्त इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता। जब ग्रहों की खास चाल आती है तो वह इस दुनिया में प्रवेश करता है। ये उसके बस में भी नहीं है कि जब चाहा तब वो इस दुनिया में आ जाए। जगमोहन सतर्क हुआ, परंतु नजरें आकृति पर ही रही। सोहनलाल ने उसी पल इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे आराम करने का इरादा हो। पोते बाबा की पीठ की तरफ से बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव दबे पांव पोते बाबा की आकृति की तरफ बढ़ रहे थे। उन दोनों के हाथों में नायलॉन का खुला जाल थमा था। दोनों ने एक एक तरफ के 2-2 सिरे थाम रखे थे। वे दोनों मात्र 7-8 कदम दूर थे अब। तो तुम मुझे उसके पास ले जाओ, जगमोहन बोला, ताकि मैं। असंभव। पोते बाबा की आकृति के होंठ हिले। क्या मतलब? तुम्हारा इस वक्त पूर्व जन्म की ज़मीन पर पहुंच जाना बहुत गलत होगा। तो मैं वहां जाने से रोकने के लिए ही तो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, वरना तुम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो वह पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार तक ही जाता है। मतलब कि तुम मेरी बात पूरी नहीं कर सकते? संभव ही नहीं है, कतई नहीं। पोते बाबा की आवाज़ में स्पष्ट इनकार था। सोहनलाल ने आंखें खोली। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव अब मात्र 2.5-3 कदमों की दूरी पर थे। संभव होता तो मैं अवश्य मानता। किसी तरह का कोई रास्ता बना लो, संभव करने का कोई रास्ता निकाल लो। इस बारे में दोबारा मत कहो, नहीं हो सकता ये। तो जगमोहन फिर तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जथुरा के कामों को खराब करता रहेगा। ऐसा है तो भुगतेगा, ये बच नहीं पाएगा जथुरा के कहर से। यही वो पल थे कि जिन्होंने वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल दिया। रुस्तम राव और बाकीलाल राठौर ने चादर की तरह फैलाकर थाम रखा वो जाल पीछे से आकर पोते बाबा के सोफे पर बैठी आकृति के ऊपर डाला और उसके किनारे पूरी ताकत के साथ सोफे के साथ जकड़ दिए। सोहनलाल जल्दी उठा और पहले से ही एक तरफ रखी नायलॉन की मोटी डोरी ले उठा लाया और सोफे के
गिर्द जाल में रस्सी फंसाते हुए डोरी को कसता चला गया। पोते बाबा की आकृति झटपटाई, परंतु वो आज़ाद नहीं हो सका। पोते बाबा ने खास कोशिश भी न की आज़ाद होने की। सोफे पर मौजूद जाल ऊपर तक उठा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ किसी के बैठे होने का आभास होता था। सोहनलाल डोरी बांधकर फारिग हुआ। पोते बाबा जाल के बीच सोफे पर बंध चुका था। तुम अदृश्य हो के मारे को डरावे हो? बाकेलाल लौटौर अपनी मूछों पर हाथ फेरता कह उठा। हम थारे को वड देओ। जाल में फंसी पोते बाबा की आकृति के होंठ मुस्कुराते दिखे। तुम भंवर सिंह? पोते बाबा की आवाज़ उभरी। हम? मालूम पड़ो तुम पीछे के जन्म वालो हो। पोते बाबा का सिर हिला और रुस्तम राव को देखा। तुम त्रिवेणी हो, वही त्रिवेणी जिसका ब्याह पेशीराम की बेटी के साथ हुआ था। ये सब बातें विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार व कौन लेगा ताज। जल्दी ही पढ़ेंगे। हाँ बाप, अपन वही होइला। रुस्तम राव गंभीर स्वर में बोला। तुम कौन होइला? पोते बाबा। अपन ने नहीं पहचाना तेरे को बाप। मैं गुलचंद का दोस्त हुआ करता था, फिर जतूरा की सेवा में चला गया। ओ बड दवांगे जतूरा को? बाकेलाल लाठौर अपनी मूछों पर हाथ फेरता क्या उठा। आपुन जतूरा को भी नहीं जाने ला बाप। पूर्व जन्म की बात है, इस वक्त तुम लोग भूले हुए हो। पोते बाबा के होठ हिले। तब मारे को दिखो क्यों ना? बाकेलाल लाठौर ने पूछा। मैंने सोने की कलश वाली दवा खा रखी है। उस दवा को जो भी खाता है वह अदृश्य हो जाता है। मारे को दे। वो दवा इस तरह किसी को नहीं दी जा सकती। वैसे भी दवा इस वक्त मेरे पास नहीं है। फिर ठीक हो कैसे हो वे? चांदी के कलश वाली दवा खाकर। यो सोनो चांदों के कलश क्या हो वे? हमारी दुनिया में एक गुप्त जगह पर एक साथ सोने और चांदी के कलश रखे हुए हैं। वहाँ पर हर कोई पहुँच नहीं सकता। कुछ खास लोगों की पहुँच ही उन कलशों तक है। उन्हीं कलशों के बीच में दवा रखी जाती है। उन दवों को कलशों के नाम से पहचाना जाता है। पोते बाबा का स्वर बेहद शांत था। थारों का हो गए पोते बाबा। थारों को तो इसी तरह गायबों की मुद्रा में ही बांध के रखो हम, और सुबह शामों डंडा बजाओ थारे पर, तब मारे जगमोहन को परेशानी करो हो। मैं तो जग्गू का भला करना चाहता। आपन सब जाने ला बाप। रुस्तम राव बोला। बोल, असली मामला क्या होइला? असल बात वही है जो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। इसो को वटना ही पड़ो। यो शराफत से न मानो। पोते बाबा की आकृति ने सोहन लाल से कहा। गुलचंद, मुझे पहले ही शक था कि तू मेरे से अवश्य कोई धोखेबाजी करेगा। अपना भला चाहता है तो तू सारी बात हमें सच सच बता दे, हम तेरे को आज़ाद कर देंगे। आज़ाद? पोते बाबा की आकृति के होठ मुस्कुराते दिखे। मैं कैदी कहूँगा जो तू मुझे आज़ाद करेगा? तूने अभी पोते बाबा की ताकतों को पहचाना ही कहा है। मैं चतुरा का खास सेवक यूं ही तो नहीं बन गया। थारी अकड़ अभी तक अकड़ रही हो। बाकेलाल राठौर ने पुनः मूँछों पर हाथ फेरा। हम थारी अकड़ के वट दियो। पोते बाबा ने बाकेलाल को देखा और मुस्कुरा पड़ा। फिर उसके होठों से ना समझ में आने वाले मंत्र निकले। चंद सेकंडों तक अगले ही पल उस पर पड़ा वो जाल उछलकर दूर जा गिरा। पोते बाबा खड़ा हो गया। बाकेलाल राठौर हड़बड़ा कर बोला। छोरो, ये क्या हो गयो? यो तो जालों को तिनके की तरह बिखेरे हो। बाप, ये गड़बड़ वाला चक्कर होइला। सबकी निगाह धुएं की वजह से नजर आ रही पोते बाबा की आकृति पर थी। जग्गू, पोते बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये तो स्पष्ट हो गया कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। नहीं मानूंगा तो इसका अंजाम पूर्व जन्म की तुम्हारी यात्रा पर खत्म होगा, और वहाँ जतूरा के सेवक तेरे को मार देंगे। ये बात तो तू जानता ही है कि वहाँ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, वहाँ शक्तियों का बोलबाला है। मैं तेरी बातों से डरने वाला नहीं। मैं तेरे को आगाह कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा। मैं जानता हूँ तू डरने वालों में से नहीं है। जगमोहन की एक टक निगाह पोते बाबा की आकृति पर थी। अभी भी वक्त है, संभल जा बाप। रुस्तम राव बाकेलाल राठौर से बोला। धमकी दे रहा है? थारी यो हिम्मत, वट दवांगे पोतो बाबा को? कहने के साथ ही बाकेलाल लौटा और पोते बाबा की आकृति की तरफ झपटा। नहीं, जगमोहन ने रोकना चाहा, परंतु तब तक बाकेलाल लौटा और पोते बाबा की आकृति के पास पहुंच चुका था। तभी सबने पोते बाबा की रेखाओं जैसी बाहों को आगे बढ़ते देखा। फिर देखा पोते बाबा ने उसकी बाहों को पकड़ा और एक तरफ झटका दिया। बाकेलाल लड़खड़ाकर 3-4 कदम दूर जा गिरा। मार दो मारे को। बाकेलाल राव संभलता क्या उठा। यो पोते बाबा तो बहुत पावरफुल होवे। रुस्तम राव की नीली आंखों में क्रोध के भाव उभरे। वो सावधानी से पोते बाबा की तरफ बढ़ने लगा। पोते बाबा की धुएं की आकृति में होठ मुस्कुराहट में फैलते दिखे। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और रुस्तम राव की बाँह थाम ली। रहने दो, उसकी तरफ मत जाओ। जगमोहन बोला। अपन देखेगा इसमें कितना दम होइला। रुस्तम राव गुर्रा उठा। मैं देख रहा हूँ इसमें दम है। इसके शरीर की ताकत को मैं देख चुका हूँ। अपन भी चेक करेला बाप। नहीं, तुम। तभी सबकी निगाह बाकेलाल राठौर पर ठहर गई। बाकेलाल राठौर के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आ रही थी। थारे में बहुत ताकतो होवे, पर मारी रिवॉल्वरों थाड़ी खोपड़ी खोल दो पोते बाबा।
पोते बाबा के होठ मुस्कुराहट के रूप में फैले रहे। गोली मत चलाना, जगमोहन के होठों से निकला। क्यों, यो थारा बाप लागो है लगो के? बाकेलाल राठौर ने कड़वे स्वर में कहा। मेरी तरफ से बम का गोला मारो, मुझे क्या? जगमोहन सक पका कर कह उठा। तभी बाकेलाल राठौर ने ट्रिगर दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, परंतु ट्रिगर दबाई नहीं, गोली चली नहीं। यो रिवॉल्वर तो औरत की तरह धोखा देवे, औरत भी मौके पर आकर दगो देवे आवे। उसने पुनः रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाना चाहा, परंतु कोई फायर नहीं हुआ। छोरे, बाकेलाल राठौर ने भिचे स्वर में कहा, जरो तुम ट्राई करो, खोपड़ी में फायर करो। जगमोहन ने उसी पल रुस्तम राव की बाँह छोड़ दी। रुस्तम राव ने रिवॉल्वर निकाली और पोते बाबा की आकृति की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, परंतु ट्रिगर नहीं दबा। थारो भी नहीं दबो, मारे भी नहीं दबो। बाकेलाल राठौर ने अपने हाथ में दबी रिवॉल्वर का ट्रिगर पुनः दबाना चाहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पोते बाबा की आवाज़ उसके कान में पड़ी। कोई और कोशिश हो तो वो भी कर सकते हो, अब नहीं तो फिर सही, लेकिन कभी तो तुम हमारे चंगुल में फंसोगे। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तुम लोग कभी भी मुझे नहीं फांस सकते, साधारण इंसान हो तुम सब। मुझ पर किसी हथियार का असर नहीं होगा। मैं खुद को सुरक्षित करके ही इस दुनिया में आया हूँ। यहाँ कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हम थारे को वट दबाएंगे। बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। जग्गू, इससे तेरे को समझ आ जाना चाहिए कि जथुरा की ताकत क्या है। उसके एक सेवक का तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो उसका क्या बिगाड़ोगे? वो तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। पोते बाबा ने हंसकर कहा। हम थारे बाप को भी वट दबाएंगे। पोते बाबा ने जगमोहन से कहा। सोच लेना जग्गू, अच्छा यही है कि तुम जथुरा के कामों को खराब मत करो, उसके रास्ते से हट जाओ। कहने के साथ ही पोते बाबा की आकृति पलटती दिखाई दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल वो आकृति आंखों के सामने से गायब हो गई। वहाँ पर धुआं नहीं था जिसमें फंसकर पोते बाबा की आकृति झलकती। खामोशी सी आ ठहरी वहाँ। छोरे, बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस लेकर अपनी रिवॉल्वर जेब में रखते कहा, तमंचे को रख लियो भीतर, गोली चलो तो मारी छाती के भीतर जा धसो, ठंडो ठंडो रख लियो भीतरो। रुस्तम राव ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। बहुत बुरो हुए हो, पोते बाबा हाथों में आकर भी निकल गए। रुस्तम राव गंभीर था। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। हम पोते बाबा पर काबू नहीं पा सकते, सोहनलाल बोल पड़ा। सच में नहीं पा सकते। वो ताकतें रखता है जबकि हम उसे अभी तक हल्के ले रहे थे और वो हमें रोकने की चेष्टा कर रहा है। जगमोहन बोला। हम पर अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? इसकी वजह वही जानता होगा कि अपनी शक्तियाँ वो हम पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। वो हम सबके पूर्व जन्म के नाम जानता है। इसलिए उसकी कही हर बात को सच मानना होगा। उस पर गोली चलाने लगो तो वो रिवॉल्वरों के ट्रिगर जाम कर देता है। उसे जाल फेंक कर कैद करो तो अपनी ताकतों से वो जाल को बेकार कर देता है। उसे पकड़ने की चेष्टा करो तो सामने वाले को इस तरह छटक देता है जैसे वो खिलौना हो। जगमोहन का स्वर गंभीर था। तो वो तुम पर अपनी ताकत क्यों नहीं आजमा रहा? पता नहीं क्यों। वो चाहे तो तुम्हें आसानी से ख़त्म कर सकता है, सोहनलाल ने कहा, परंतु ऐसा नहीं कर रहा वो। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। अपन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बाप, रुस्तम राव बोला। वो पहुंचा हुआ है। छोरो, मारी तो बेइज्जती हो गयो। मारे को पकड़ो कर इस तरह उछाल दियो कि अम खिलौना हो। बाकेलाल राठौर अपनी मूछों पर हाथ फेरता कह उठा। वो बात ही पावरफुल होवे, पर हम उसी को वट दियो। रुस्तम राव ने जगमोहन से बोला, तुम्हें जथुरा द्वारा किए जाने वाले हादसों का पूर्वाभास कौन कराएगा बाप? मैं नहीं जानता, जगमोहन बोला। पोते बाबा कहता है कि वह जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति है और तुम्हें उस दुश्मन शक्ति का नहीं पतेला बाप। नहीं रगड़ा है बाप। अपन चारों का इकट्ठा हो जाना साबित करेला बाप कि पूर्व जन्म का सफ़र पक्का होइला। यह ज़रूरी नहीं, सोहनलाल बोला। ज़रूर होइला बाप, तभी तो अपन लोग मिलेला। छोरे, थारी बात फिट होवे मारो दिमाग में। बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान को दिल्ली से बुलाईला बाप। नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। परेशानी की बात नहीं, ये ज़रूरी होइला। छोरो, ठीक ही कहो है। देवराज चौहान को बुला लियो, मामलो बहुत गड़बड़ होवे। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। मेरे ख्याल में तो देवराज चौहान को अब तक बुला लेना चाहिए था, सोहनलाल क्या उठा। ठीक है, तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं देवराज चौहान को फ़ोन पर सारे हालात बता देता हूँ। उसके बाद जगमोहन अपनी बात पूरी ना कर सका। उसी पल उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। दोनों हाथों से उसने सिर थाम लिया। आंखें बंद होती चली गईं। फिर उसके मस्तिष्क में कुतुब मीनार चमका। उसके बाद राजीव चौक, कनॉट प्लेस का मेट्रो स्टेशन दिखा। राजीव चौक के नाम की पट्टी लगी हुई थी। मोना चौधरी आती दिखी, जो कि सेंट्रल पार्क के रास्ते की तरफ से आ रही थी। उसने पीली टी शर्ट और घुटनों को ढांपती पेंसिल पैंट पहनी हुई थी। चेकिंग पॉइंट से पार करके आगे बढ़ी और फिर उसने विंडो से यात्रा का टोकन लिया और स्टेशन के भीतरी हिस्से में पहुंच गई। सामने बड़ी सी घड़ी पर 11:30 का वक्त हो रहा था। सामने ही द्वारका जाने वाली ट्रेन आई। लोग चढ़ रहे थे। अनाउंसर की रुक रुक कर आवाज़ें आ रही थीं, परंतु मोना चौधरी की निगाह हर तरफ घूम रही थी। फिर वो ठीक सामने जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी जगमोहन ने अपने को देखा। 20 कदम पीछे वो सावधानी से मोना चौधरी के पीछे जा रहा था।
उसका एक हाथ जेब में था। सीढ़ियाँ चढ़ती मोना चौधरी हर तरफ देख रही थी, परंतु पीछे आते जगमोहन को ना देख सकी थी। सीढ़ियाँ चढ़कर स्टेशन के बीच बने छोटे से पुल पर पहुंची मोना चौधरी और दाईं तरफ इंद्रप्रस्थ की तरफ जाने वाली मेट्रो की दिशा में बढ़ी। ठीक इसी पल जगमोहन के बगल से कोई तेजी से निकला और आगे बढ़ता चला गया। वो उसके और मोना चौधरी के बीच में आ गया था। फिर जगमोहन ने बीच में आ जाने वाले व्यक्ति को रिवॉल्वर निकालते देखा। 2 पल में हुआ ये सब। जगमोहन समझ गया कि वही व्यक्ति मोना चौधरी पर गोली चलाने जा रहा है। जगमोहन ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली कि गोली चलाने वाले व्यक्ति पर फायर कर सके कि तभी मोना चौधरी के आगे सोहन लाल इस तरफ आता दिखाई दिया। वो हाथ के इशारे से जगमोहन को मना कर रहा था कि गोली मत चलाए। वो चीख कर भी कुछ कह रहा था और जगमोहन के मस्तिष्क में उठी बिजली शांत पड़ती चली गई। वो दोनों हाथों से सिर को थामे वैसे ही खड़ा रहा। बाकेलाल रुस्तम राव के पास आ गया। सबकी निगाह जगमोहन पर थी। छोरे, यो का हो गया हमारे जगमोहन को? इसी तरह इसे पूर्वावास होइला बाप, थारो को कैसे पतो? सुबह जगमोहन बताइला कि पूर्वावास के टाइम ये सब होइला। अब इसको का पूर्वाभास हो गयो है, ये बताइला बाप। जगमोहन ने सिर से हाथ हटाए और गहरी सांस लेकर आंखें खोल दी। चेहरे पर पसीना चमक रहा था। वो आगे बढ़ा और सोफे पर जा बैठा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ जा रहे थे। का हो गयो थारे को? बाकेलाल लौटा और पास बैठता क्या उठा। बोरो सपने देखो का? कुतुब मीनार, राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। सोहनलाल के होठों से निकला। हाँ। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। समय 11:30 बजे। वहाँ मोना चौधरी दिखी। कोई मोना चौधरी को गोली मारने जा रहा है। गोली मारने वाला उसके पीछे था। मेरे पास से ही वो निकला था। तुम भी वहाँ थे सोहनलाल? मैं? हाँ, तुम भी वहीं थे। तुम यो तो ऐसे सबो कुछ बतायो जैसे फिल्म में देखो हो। बाकेलाल लौटा और कह उठा। हाँ, वो फिल्म ही थी जो मेरे मस्तिष्क में देखी। जगमोहन व्याकुल धीमे स्वर में कह उठा। तारीख कौन सी है? सोहनलाल ने पूछा। तब मुझे वहाँ लगी घड़ी दिखी थी। 11:30 हुए थे उस घड़ी में। स्टेशन में बहुत लोग थे। वो दिन का वक्त था। इस वक्त शाम हो रही है, इसका मतलब वो कल का दिन है, आने वाला कल का दिन। जगमोहन बोला। ओह, वो मोना चौधरी को मारने जा रहा था। हमें हमें दिल्ली जाना होगा। जगमोहन क्या उठा। आज रात की फ़्लाइट से चलते हैं, मैं टिकटें बुक करा लेता हूँ। सोहनलाल बोला। तुम मोना चौधरी को मरने से बचाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मोना चौधरी को मारना जथुरा की कोशिश है और जथुरा की कोशिश को मैंने नाकाम करना है। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। वैसे मुझे मोना चौधरी से ऐसा कोई मतलब नहीं कि वो जिंदा रहे या मरे, परंतु मैं उसे इसलिए बचाऊंगा कि उसकी हत्या के बारे में मेरे को पहले ही पता चल गया है। मुन्नो चौधरी से मिलने बहुत देर हो गई मारे को, क्यों छोरे? हाँ बाप। रुस्तम राव के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम जाने क्यों मुझे रोक रहे थे उस पर गोली चलाने को? जगमोहन बोला। वो कौन था? मुझे क्या पता, अभी वो वक्त आया नहीं कि तुम्हें बता सकूं वो कौन था। सोहनलाल ने कहा। वो मेरे पास से निकला था। जगमोहन होठ सिकोड़ कर कह उठा। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, पीठ ही देखी। मारी बात सुन, बाकेलाल ने कहा। थारे को सोहन लालो रोको है गोली चलाने से? हाँ। अब अपनों दिमाग में भर लियो कि थारों को उस पर गोली नहीं चलानी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। सोहन लाल नहीं चाहता कि मैं उस पर गोली चलाऊँ तो अवश्य कोई बात होगी, लेकिन मैं उसे कुछ ना कहूँगा तो वो मोना चौधरी पर गोली चला देगा। जथुरा का हादसा सफल हो जाएगा। यो बात तो हो गई। ये सब बातें, सोहन लाल ने कहा, मौके पर सोची जानी चाहिए। इस वक्त कोई फ़ायदा ना होगा। मुझे मोना चौधरी से पहले ही बात कर लेनी चाहिए। मैं उसके पीछे नहीं रहूँगा। उससे क्या होगा? मैं मोना चौधरी को सतर्क करूँगा कि कोई इसे मारने की कोशिश करने वाला है। वो थारी बात की परवाह ना करो हो। मेरे ख्याल में वो मेरी बात गंभीरता से सुनेगी। मैं उसे मेट्रो स्टेशन की उन सीढ़ियों की तरफ ही नहीं जाने दूंगा जहाँ उस पर गोली चलाई जानी है। मैं उस वक्त मोना चौधरी की जगह ही बदल दूंगा। हम भी थारे संग दिल्ली चलो? बेशक चलो, जगमोहन ने कहा। हमें यह हादसा हर हाल में रोकना है। कोशिश तो पूरो करो हम, आगे भगवान मालिको होवे। सोहनलाल ने खामोश बैठे रुस्तम राव से कहा। तुम क्यों चुप हो रुस्तम? बाप, अपन को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब? इधर अपन सब लोगों का इकट्ठा होना, उधर कल मोना चौधरी के पास पहुंचना। पोते बाबा ठीक कह रहा है कि अपन लोग पूर्व जन्म की धरती पर फिर जाइला। अपन लोग नई मुसीबत पर फंसेला बाप। तुम पोते बाबा की बात पर भरोसा कर रहे हो? सोहनलाल ने कहा। क्यों नहीं करेला बाप? हम उसे नहीं जानते। वो उसे पूरी तरह झूठा मत समझेला बाप। आधी बातें तो वो सच कह ही लई है। छोरे, तो पूर्व जन्मों के सफ़र की परवाह क्यों करेला? इधर जथुरा को वट देगा हम। मैं रुस्तम की बात से सहमत हूँ, जगमोहन ने कहा। मेरी हरकतें पूर्व जन्म के सफ़र की तैयारी हो सकती हैं, लेकिन इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें सोचना है कल के बारे में, मोना चौधरी को बचाने के बारे में। मैं प्लेन में टिकटें बुक कराता हूँ। ट्रैवल एजेंसी वाला अपना यार है, उसे कहता हूँ। सोहनलाल ने कहा। मारी भी करा लियो, भूलो मत जाइयो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जथुरा के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।